हेलो साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोधपूर्ण एग्जाम क्लास पर स्वागत है। तो हम जो है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं आप सभी लोगों को। आज जो हमारा है क्लास नंबर 19 है। और हमने आप सभी लोगों को ऑलरेडी 18 क्लास यानी 18 जो है क्लास करा चुके हैं। ये जो पूरे क्लास हैं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन ही आप सभी लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और आज का ये भी हमारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का ही है। तो ये आज का हमारा 19 क्लास है और आप सभी लोग इस क्लास को अवश्य करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, रिपीट कर दिए जाते हैं एसएससी जीडी में। तमामों क्वेश्चन 2025 में ही रिपीट किए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं बिना देरी के हुए अपने क्लास पर और अपने क्वेश्चन पर, और देखते हैं आप सभी लोग प्रयास करें और बताएं कि आप सभी लोगों का जो है कितना क्वेश्चन इसमें से जो है सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। आप सभी लोगों को अभी और कितनी तैयारी करनी है और कितनी तैयारी आप सभी लोगों की हो चुकी है, इससे आप सभी लोग इस क्लास के माध्यम से आप सभी लोग अपने तैयारी को अच्छी तरीके से परख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग चलते हैं क्लास पर अपने। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इन तीनों में, यहाँ पर वाक्य एक, इन तीनों में आपस में घनिष्ठ मैत्रिता है। क्या है? इन तीनों में आपस में घनिष्ठ मैत्रिता है। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है कि उपरोक्त अर्थात ऊपर दिए गए वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। अशुद्धि रहित वाक्य का चयन करें। अशुद्धि रहित वाक्य का चयन करें अर्थात ये जो चारों विकल्प दिए हैं ये वाक्य ही हैं, विकल्प में जो है वाक्य दिए गए हैं। तो इस वाक्य का जो है, इस वाक्य में, इस विकल्पों में कोई एक विकल्प इस वाक्य की वर्तनी को जो है शुद्ध करता है। इस वाक्य के जो अंश या खंड में कहीं पर वहां पर क्या है, वर्तनी संबंधी शुद्धि है, उसको शुद्ध करता है, तो उसे पहचानना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है इन तीनों में आपस में घनिष्ठ मैत्रिता है। तो यहाँ पर जो घनिष्ठ मैत्रिता लिखा है यहीं पर जो है वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। क्यों? क्योंकि घनिष्ठ नहीं बल्कि क्या होता है, घनिष्ठ होता है। क्या होता है? घनिष्ठ होता है। क्या होता है? घनिष्ठ। घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। और मैत्रिता नहीं बल्कि मित्रता। क्या होता है? मित्रता। तो ये जो है वर्तनी की दृष्टि से ये सही है, ना कि ये सही है। इसलिए जो जिन ऑप्शन में इस तरह का लिखा हो वर्तनी से संबंधित शुद्ध शब्द, वही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया है, इन तीनों में आपस में घनिष्ठ मित्रता है। तो यहाँ पर मित्रता तो सही लिखा है लेकिन ये गलत लिखा है, घनिष्ठ। तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक। जो दूसरा विकल्प है कि इन तीनों में आपस में घनिष्ठ मित्रता है, यहाँ पर दोनों गलत लिखे हैं वर्तनी की दृष्टि से, इसलिए ये विकल्प सेकंड भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा विकल्प नहीं होगा। फिर यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है, इन तीनों में आपस में घनिष्ठ में मैत्रता है, तो इसलिए यहाँ पर मैत्रता गलत लिखा है, मित्रता होना चाहिए ना कि मैत्रता। तो इसलिए ये भी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो चौथा विकल्प है अर्थात जो हमारा चौथा वाक्य है, ये क्या है, लिखा है इन तीनों में आपस में घनिष्ठ मित्रता है, यानी ये जो है इसी तरह से ही लिखा है, इसी तरह से ही लिखा है, यानी इस तरह से लिखना चाहिए ना कि इस तरह से। तो ये जो वाक्य दिया है इसमें जो है वर्तनी संबंधी जो शुद्धि थी, इस वाले वाक्य को ये हमारा विकल्प सही करता है। ठीक, तो इसलिए हमारा जो विकल्प चौथा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा? विकल्प चौथा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर फिर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रमेश मेरा सच्चा मित्र है। रमेश मेरा सच्चा मित्र है। यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा है? मित्र दिया है। मित्र आप सभी लोगों के जो पेपर में पूछा गया था वहां पर जो रेखांकित शब्द करके मित्र दिया था, तो यहाँ पर लिखा है रेखांकित शब्द के उचित विलोम शब्द का चयन करें। क्या? यहाँ पर मित्र का क्या पूछा गया है? विलोम शब्द। तो मित्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? या दुश्मनी हो जाएगा, या शत्रु, या दुश्मन, या विरोधी। तो क्या हो जाएगा? तो मित्र का विलोम जो है दुश्मनी नहीं होता है, ना दुश्मन होता है ना विरोधी होता है, क्या हो जाता है? शत्रु। यानी जो विकल्प सेकंड में है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मित्र का विलोम क्या होता है? शत्रु होता है। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक शब्द के माध्यम से करें। यहाँ पर एक वाक्य दिया है और इसमें दो स्थान पर रिक्त स्थान दिया है, और इस रिक्त स्थान की पूर्ति जो है क्या करना है, इन ऑप्शनों में से
कोई एक ऑप्शन होगा, अर्थात कोई एक विकल्प होगा जो इन दोनों रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा, अर्थात वो क्या होगा, एक अनेकार्थी शब्द होगा। ये जो क्वेश्चन है 2025 में ही 2 बार पूछा गया है, 2025 में ही ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, दो नहीं सॉरी 3 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2025 में ही 3 बार रिपीट किया गया है। तो मेरे कहने का क्या है, मेरे कहने का फिर रिक्त स्थान है कि मुझे की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर पहले आप सभी लोग वैसे रखकर देख सकते हैं, जो सबसे उपयुक्त होगा वही हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि मुझे मतलब की प्राप्ति हुई, तो मतलब का कोई मतलब होता नहीं है, तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा ये। मेरे कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर तात्पर्य तो ठीक बैठ रहा है कि मुझे तात्पर्य की प्राप्ति हुई, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस वाक्य यानी यहाँ से यहाँ तक इसका जो है भावार्थ दे रहा है, लेकिन इसका नहीं दे रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। मेरे कहने का बल है कि मुझे बल की प्राप्ति हुई, तो यहाँ पर जो बल है इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित बैठ रहा है, लेकिन इसके लिए नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो दूसरा वाला विकल्प है कि मेरे कहने का अर्थ है, क्या मेरे कहने का अर्थ है कि मुझे अर्थ की प्राप्ति हुई, यानी अर्थ जो है एक अनेकार्थी शब्द है, अर्थ एक अनेकार्थी शब्द है। मेरे कहने का अर्थ है कि मुझे अर्थ, अर्थात एक अर्थ का मतलब होता है संपत्ति या धन, मुझे अर्थ की प्राप्ति हुई, यानी ये जो सेकंड वाला विकल्प है एक अनेकार्थी शब्द है, और ये जो है हमारे दोनों रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प सेकंड हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न वाक्य में वर्तनीगत अशुद्धि छांटिए। निम्न वाक्य में वर्तनीगत अशुद्धि छांटना है, मतलब इस वाक्य में जो नीचे दिया गया वाक्य है, इसमें वर्तनी से संबंधी किस जो है वाक्य के अंश या खंड में क्या है, अशुद्धि है। जैसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, योगी राज कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इस वाक्य के किस खंड या किस अंश में या किस शब्द में अशुद्धि है? तो योगीराज कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, क्या गीता में शुद्धि है, या योगीराज में शुद्धि है, या कृष्ण में अशुद्धि है, या अर्जुन में अशुद्धि है वर्तनी से संबंधित? तो यहाँ पर जो गीता लिखा है ये तो सही है, तो इसलिए नहीं होगा। कृष्ण तो ये भी सही है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अर्जुन भी वर्तनी की दृष्टि से सही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो योगीराज लिखा है, योगीराज नहीं होना चाहिए, बल्कि योगीराज होना चाहिए। योगीराज क्या होना चाहिए, योगीराज। योगीराज इस तरह से लिखा जाता है, ना कि योगीराज। यानी यहाँ पर जो है वर्तनी से संबंधी अशुद्ध जो शब्द है इस वाक्य में, यानी योगीराज हो जाएगा, इसलिए हमारा विकल्प सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सरिता का पर्याय है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, सरिता का पर्याय, यानी सरिता का पर्यायवाची। तो सरिता का पर्याय क्या स्त्री से है, या अप्सरा से, या लक्ष्मी का, या नदी का? तो यहाँ पर स्त्री का जो पर्यायवाची होता है, स्त्री का पर्यायवाची जैसे वनिता, वनिता, कांता, वनिता, कांता, तिरिया, क्या तिरिया, वनिता, कांता, तिरिया, महिला, औरत, नारी, आप सभी लोग तो जानते होंगे, महिला, औरत, नारी, ठीक, घरवाली। तो यहाँ पर ये किसके पर्यायवाची है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, स्त्री के। अप्सरा का पर्यायवाची क्या होता है, अप्सरा का पर्यायवाची जैसे क्या हो जाएगा, देव स्त्री, देव स्त्री, देव कन्या, देव स्त्री, देव कन्या, सुख वनिता, सुख वनिता क्या हो जाएगा, सुख वनिता, अरुण प्रिया, अरुण प्रिया, अरुण प्रिया, और देव स्त्री, देव कन्या, सुखवंता, अरुण प्रिया या परी एक मायने में। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, अप्सरा के जो है पर्यायवाची हैं। ठीक इसी तरह से लक्ष्मी का जो पर्यायवाची है, लक्ष्मी का पर्यायवाची श्री, कमला, श्री हो गया, कमला हो गया, पद्मा हो गया, पद्मा, श्री, कमला, पद्मा, सिंधुजा, 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 शैलजा, शैलजा, भार्गवा, क्या भार्गवा। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। वहीं पर नदी का अगर देखा जाए, नदी का पर्यायवाची जैसे सरिता क्या हो जाता है, सरिता, तटनी, तटनी, निम्नगा, निम्नगा, आपगा, आपगा, निर्झड़ी, निर्झड़ी क्या हो जाता है, निर्झड़ी,
तो ये जो है वाहिनी, ये सभी जो है किसके पर्यायवाची हैं? ये किसके पर्यायवाची हैं सभी? ये जो है नदी के पर्यायवाची हैं सारी, ठीक। तो यहाँ पर जो सरिता का पर्यायवाची पूछा गया था, तो सरिता किसमें है यहाँ पर, अर्थात ये किसका पर्यायवाची है? नदी का। यानी जो विकल्प चौथा होगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर एक वाक्य दिया है और इस वाक्य में पूछा गया है कौन सा एक अशुद्ध शब्द है। जैसे यहाँ लिखा है मैं मंदिर दर्शन देने आया था। क्या लिखा है? मैं मंदिर दर्शन देने आया था। कोई खुद में ही जो है दर्शन दे रहा है मंदिर में। तो यहाँ पर किस इस वाक्य में अशुद्धि है? देने में या आया में या दर्शन में या में? तो यहाँ पर ये देने में अशुद्धि है। किसमें? देने। क्योंकि मैं मंदिर दर्शन के लिए आया, क्या होना चाहिए? दर्शन करने के लिए आया या के लिए आया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या के लिए। मैं मंदिर दर्शन के लिए आया, ठीक, ना कि दर्शन देने के लिए। तो इसलिए इस वाक्य में जो अशुद्ध शब्द हो जाएगा, देना ही अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, ना कि आया, ना कि दर्शन, ना कि में, ठीक। यानी इस क्वेश्चन का हमारा सबसे सटीक आंसर देने, कि मैं मंदिर दर्शन देने आया था, ये देना नहीं होना चाहिए। मैं मंदिर दर्शन के लिए आया था या मैं मंदिर दर्शन करने के लिए आया था, ये होना चाहिए, ना कि देने, ठीक। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? बहुवचन से संबंधित वाक्य कौन सा है? यहाँ पर पहला वाक्य दिया है कुछ अधिकारियों ने एक मीटिंग की। सेकंड है हिंदी के शिक्षक कक्षा में नहीं गए हैं। फिर थर्ड है मजदूर को उसकी मजदूरी दे दो। यहाँ पर है छात्र विद्यालय जा रहे हैं। तो इसमें से कौन सा बहुवचन से संबंधित वाक्य है? यहाँ पर छात्र जो है विद्यालय जा रहा है। क्या रहा? छात्र विद्यालय जा रहा है। यानी यहाँ पर जो है किसी एक स्टूडेंट के लिए बात कर रहा है, तो इसलिए ये बहुवचन से संबंधित वाक्य नहीं होगा, क्योंकि छात्र विद्यालय जा रहा है। अगर बहुवचन होता तो छात्र विद्यालय जा रहे हैं होता, ना कि जा रहा है, क्योंकि ये एक सिंगल स्टूडेंट के लिए है, इसलिए जा रहा है लिखा है। तो ये हमारा गलत वाक्य हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन से संबंधित वाक्य नहीं है। दूसरा है मजदूर को उसकी मजदूरी दे दो। यहाँ पर मजदूर है, को है, मजदूर को उसकी मजदूरी दे दो। कोई एक मजदूर है और उसको जो है मजदूरी देने की बात कही जा रही है। तो यानी ये भी जो बहुवचन से संबंधित वाक्य नहीं है। यहाँ पर लिखा है हिंदी के शिक्षक कक्षा में नहीं गए, यानी ये तो दिख रहा है कि जो है एक वचन से संबंधित वाक्य, इसलिए नहीं होगा यहाँ पर जो। लेकिन फर्स्ट जो ऑप्शन है कुछ, यानी कुछ अधिकारियों ने एक मीटिंग की, अर्थात मतलब कुछ, मतलब दो से ज्यादा है, 2 4 6 10 कुछ हैं, ठीक। यानी ये बहुवचन से संबंधित वाक्य है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो है विकल्प फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुने। मुहावरा क्या दिया गया है? घर बसाना। घर बसाना का सही अर्थ क्या होता है? विवाह करना, या घर सजाना, या घर बना लेना, या घर में रहना। तो घर सजाना अर्थात घर में रहना, तो ये तो नहीं होगा। ना घर बना लेना, क्या हो जाएगा? ना घर बना लेना होगा, ना घर सजाना होगा। घर बसाना अर्थात कोई शादी विवाह करके अपना जो है घर बसा लिया है, यानी विवाह करना। ये इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी घर बसाना का क्या अर्थ होता है? विवाह करना, ठीक। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, होली, होली फिर रिक्त स्थान है, होली फिर रिक्त स्थान है, फिर नीचे क्या लिखा है? शुद्ध तद्भव। क्या लिखा है? शुद्ध तद्भव शब्द युक्त विकल्प से वाक्य पूर्ण करें। यानी यहाँ पर जो है शुद्ध तद्भव शब्द से इस जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, और वो तद्भव जो है शब्द जो है, यानी वो तद्भव जो है विकल्प, तद्भव से संबंधित विकल्प इस विकल्प में दिए हैं, इन चारों विकल्पों में, ठीक। तो इनसे जो है यहाँ पर इसकी पूर्ति करना है तद्भव शब्द से। यहाँ पर जो पहला है फाल्गुनी में मनाई जाती है, होली फाल्गुनी में मनाई जाती है। तो फाल्गुनी नहीं होता है, फाल्गुन होता है, तो ये वर्तनी से संबंधित अशुद्ध शब्द है, और तो इसलिए ये हमारा नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर फागन लिखा है, होली फागन में मनाई जाती है, तो ये भी जो है वर्तनी से संबंधित अशुद्ध शब्द है, इसलिए हमारा ये वाक्य गलत हो जाता है, ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर है फागुन में मनाई जाती है, यानी यहाँ पर हम लिख रखें होली फागुन में मनाई जाती है, या हो जाएगा होली फाल्गुन में मनाई जाती है। तो यहाँ पर दो शब्द है, यहाँ पर एक फागुन है, एक फाल्गुन है। तो यहाँ पर जो फाल्गुन है एक तत्सम शब्द है। फाल्गुन क्या है? तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव शब्द क्या होता है? फागुन। क्या होता है तद्भव शब्द? फागुन। यहाँ पर पूछा क्या गया था? शुद्ध तद्भव शब्द युक्त विकल्प से वाक्य पूर्ण करें। तो ये दोनों विकल्प होंगे नहीं। अब बाकी बची ये दोनों विकल्प। इन दोनों विकल्पों में से
ये जो है तीसरे वाला जो है विकल्प यानी फागुन, फाल्गुन का जो है तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया है फागुन में। तो इसलिए यहाँ पर जो भरना होगा हमें इस वाक्य की पूर्ति करने के लिए, तो होली फागुन में मनाई जाती है, अर्थात यहाँ पर ये तद्भव शब्द है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प थर्ड हो जाएगा, ना कि विकल्प फोर्थ, क्योंकि ये फाल्गुन जो है एक तत्सम शब्द है। ठीक, तो यहाँ पर तद्भव शब्द से इस विकल्प जो है तद्भव शब्द से इस वाक्य की पूर्ति करना होगा। तो ये तो होगा नहीं, तो यानी हमारा जो विकल्प तीसरा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रस्तुत विकल्पों में से कौन सा विकल्प चिन्हित शब्द का विलोम शब्द है। यानी यहाँ पर क्या लिखा है, वाक्य लिखा है खेल में उत्तम प्रदर्शन के कारण ही खिलाड़ी को पुरस्कृत किया गया। तो पुरस्कृत का यानी चिन्हित शब्द कौन सा है, पुरस्कृत। तो पुरस्कृत का यहाँ पर क्या पूछा गया है, विलोम। तो पुरस्कृत का विलोम क्या होगा, क्या अपुरस्कृत या पदक या पुरस्कार या तिरस्कार, सॉरी या तिरस्कृत, तो कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो पुरस्कृत का विलोम जो होता है, अपकृत तो होता नहीं है, ना पदक होगा, पुरस्कार तो होगा नहीं, पुरस्कार का विलोम तिरस्कार होता है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर जो है पुरस्कृत का जो विलोम हो जाएगा तिरस्कृत, यानी विकल्प जो चौथे में दिया है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, यानी पुरस्कृत का विलोम तिरस्कृत हो जाता है। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से अनुराग का विलोम शब्द कौन सा है। यानी यहाँ पर क्या पूछा गया है, अनुराग का विलोम शब्द। तो कौन सा अनुराग का विलोम शब्द है, विराग या राग या दुराग या सुराग। तो अनुराग का विलोम कौन है, तो यहाँ पर अनुराग, अनुराग मतलब अर्थात इसका क्या मतलब होता है, प्रेम। क्या होता है, प्रेम। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुराग का विलोम क्या विराग या राग। तो ये अनुराग और राग जो है एक दूसरे के क्या है, पर्याय हैं, तो ये तो होगा नहीं, ना राग होगा ना दुराग होगा, सुराग भी नहीं होगा। लेकिन अनुराग का जो विलोम यहाँ पर पूछा गया है, अनुराग का विलोम क्या हो जाता है, विराग। क्या हो जाता है, विराग। यानी इस क्वेश्चन का जो है हमारा राइट आंसर विकल्प फर्स्ट हो जाएगा, अनुराग का विलोम क्या हो जाता है, विराग। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। यहाँ पर दिया गया है कि जो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त है। यानी उपरोक्त वाक्य यानी ऊपर दिया गया जो वाक्य है, जैसे प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना, यहाँ पर रेखांकित जो पद है के बदले कौन सा जो है उपयुक्त है, कौन सा विकल्प उपयुक्त है। इन विकल्पों में से नोक के स्थान पर कौन सा विकल्प जो है उपयुक्त होगा, यानी कौन सा शब्द इन चारों विकल्पों में से उस स्थान पर होना चाहिए, ना कि नोक, यही पूछा गया है। ठीक, यहाँ पर प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना, यानी नोक के स्थान पर क्या रखना होगा, धार या पाशर या किनारे या तीछ। तो प्रेम करना अर्थात ना तीछ होता है, तीछ पर चलना, ना किनारे चलना, ना पाशर। क्या प्रेम करना अर्थात तलवार की इस पर चलना, नोक पर नहीं, किस पर चलना, धार पर, यानी तलवार की धार पर चलना। अर्थात हमारा इस क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन विकल्प फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कीजिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया है, अमावस्या की रातें बड़ी रमणीय होती हैं। क्या, अमावस्या की रातें बड़ी रमणीय होती हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, जो रेखांकित पद है इसको संशोधित करना होगा। ये क्वेश्चन 2025 में जो है 2 बार पूछा गया है, 2025 में 2 बार पूछा गया है, 2 बार। ठीक, यानी रिपीट हुआ है ये भी क्वेश्चन। अमावस्या की रातें बड़ी रमणीय होती हैं, तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है अमावस्या। अमावस्या के स्थान पर क्या होना चाहिए, अमावस्या का मतलब होता है कि अमावस्या की रातें उस दिन जो है, जिस दिन अमावस्या होता है उस दिन की रातें जो है बहुत अंधेरी रातें होती हैं, तो वो रातें तो रमणीय होती नहीं होंगी। तब कौन सी होती होंगी, तो अमावस्या के स्थान पर, क्योंकि ये बता रहा है आगे कि जो है अमावस्या की रातें बड़ी रमणीय होती हैं, तो इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, क्या अंधेरी रातें बड़ी रमणीय होती हैं, या काली, या बादलों वाली, या चांदनी। तो यहाँ पर जो विकल्प चौथा अगर यहाँ पर रखेंगे अमावस्या के स्थान पर, तो ये जो हमारा वाक्य भी जो है इसका भाव भी सही निकलने लगेगा, और इस जो है वाक्य का जो है सबसे सुटेबल जो है विकल्प हो जाएगा, यानी इस शब्द के लिए सबसे अच्छा जो है शब्द हो जाएगा चांदनी। अर्थात चांदनी की रातें बड़ी रमणीय होती हैं, ना कि अमावस्या की रातें बड़ी रमणीय होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का विकल्प चौथा है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये विनोबा भावे से संबंधित एक वाक्य दिया गया है। इसमें लिखा है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे लिखा है, विनोबा भावे आंदोलन के भूदान प्रवर्तक थे। तो यहाँ पर जो है रेखांकित शब्द के स्थान पर या रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त इन विकल्पों में से सबसे जो उपयुक्त विकल्प होगा उसका चयन करना होगा। तो जैसे लिखा है, विनोबा भावे आंदोलन के भूदान प्रवर्तक थे, तो इसके स्थान पर जो रेखांकित शब्द है
कौन सा जो है विकल्प होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है आंदोलन के भूदान प्रवर्तक थे, तो इसके स्थान पर भूदान भूदान आंदोलन के, या के आंदोलन भूदान, या आंदोलन भूदान के, या आंदोलन भूदान। तो यहाँ पर जो विनोबा भावे थे भूदान आंदोलन, यानी भूदान, भूदान यहाँ पर होना चाहिए ना कि उधर। ये जो है लिखा उल्टा है, लिखा गलत है, क्योंकि विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे ना कि आंदोलन के भूदान। तो इसलिए अगर जिस ऑप्शन में मिले भूदान भूदान आंदोलन के, वो हमारा विकल्प राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो किसमें है भूदान आंदोलन के, ना इसमें है, ना इसमें, ना इसमें, ये हमारा जो विकल्प फर्स्ट है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मैं हरि बुलाया, मैंने हरि बुलाया। यहाँ पर नीचे लिखा है किस कारक का प्रयोग नहीं करने से इस वाक्य में त्रुटि है। इसमें जो है जैसे लिखा है मैंने हरि बुलाया, तो इसमें किस कारक का प्रयोग नहीं करने से इस वाक्य में जो है त्रुटि है। तो किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो जैसे कारक जो है 8 टाइप का होता है, जैसे कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक यहाँ पर लिखा है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर, यानी कर्ता ने, यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, ठीक, कर्म को करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा, अर्थात किसी के द्वारा जो जाया जाता है वहां पर प्रयोग किया जाता है संप्रदान के लिए, यानी जब कोई वस्तु किसी को दिया जाता है तो उसके लिए के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या हो जाएगा इनमें से, अब यहाँ पर कारक यानी विभक्ति यहाँ पर लिखा है को, ने, के लिए या से, यानी इन्हीं में से कोई जो है परसर या विभक्ति का चयन करके इस वाक्य में रखना होगा और ये वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी अर्थात उस जो है कारक संबंधी इसमें अशुद्धि है। तो मैंने हरि बुलाया, तो मैंने हरि को बुलाया, या मैंने हरि ने बुलाया, मैंने हरि के लिए बुलाया, या मैंने हरि के द्वारा या से बुलाया। तो ये तो तीनों होगा नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर कर्म, कर्म कारक, अर्थात मैंने हरि को बुलाया, यहाँ पर क्या रख दें, यहाँ पर को, यानी मैंने हरि को बुलाया, अर्थात इस वाक्य में जो है कर्म कारक संबंधी अशुद्धि है, यानी किस कारक का प्रयोग नहीं करने से इस वाक्य में त्रुटि है। तो इस वाक्य में जो है कर्म कारक का प्रयोग नहीं करने से इस वाक्य में त्रुटि है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा विकल्प फर्स्ट। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला ये क्वेश्चन है ये गद्यांश का क्वेश्चन है, और प्रत्येक शिफ्ट में एक गद्यांश पूछा जाता है, और इस गद्यांश में जो है 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, और 5 क्वेश्चनों को आप सभी लोगों को यहाँ पर जो है साइड में जैसे यहाँ पर दिए हैं, तो 5 क्वेश्चनों को जो है करना होता है, और आप सभी लोगों को इससे 5 मार्क्स जो है मिलते हैं, और अगर आप सभी लोग हल्का सा भी दिमाग लगाएंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है आप सभी लोगों को, पहले यहाँ पर जो गद्यांश होता है तो देखना होता है, और इसमें अधिकतर में जो है रिक्त स्थान दिए रहते हैं, जैसे पहला रिक्त स्थान है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, यानी 5 रिक्त स्थान दिए हैं। एक गद्यांश में 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं। इसी तरह से प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 5 विकल्प, जैसे प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए रहते हैं। 5 यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो ठीक उसी तरह से 5 जो है क्वेश्चन दिए रहेंगे, और इन प्रत्येक क्वेश्चन में जो है 4 विकल्प रहेंगे, और जो विकल्प इस रिक्त स्थान की पूर्ति, जैसे पहले वाला क्वेश्चन है, पहले रिक्त स्थान की पूर्ति पहले क्वेश्चन से करना होगा, तो इस पहले रिक्त स्थान की पूर्ति पहले क्वेश्चन के जो चारों विकल्पों में से जो कोई विकल्प करेगा वही हमारा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से करना है, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को गद्यांश को पढ़ना होगा और उसके भाव को समझना होगा, तभी आप सभी लोग कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे लिखा है, यदि अपने समय के प्रत्येक पल की चिंता रखें तो पहले रिक्त स्थान की पूर्ति पहले क्वेश्चन के इन चारों विकल्पों में से करना होगा। ठीक, तो यदि अपने समय के प्रत्येक पल की चिंता रखें, कौन चिंता रखे, वृक्ष या वाहन या नीर या मनुष्य। तो यदि अपने समय के प्रत्येक पल की कौन चिंता रखे, तो यहाँ पर वृक्ष तो चिंता रखेगा नहीं, ना नीर ना वाहन, कौन रखेगा, मनुष्य। यानी यहाँ पर अगर हम लोग मनुष्य रख दें कि यदि अपने समय के प्रत्येक पल की चिंता मनुष्य रखे, यानी इस क्वेश्चन का हमारा विकल्प फर्स्ट हो जाएगा। जब यहाँ पर हम मनुष्य को रख देंगे, मनुष्य शब्द को, तो ये हमारा जो है भावार्थ ये देने लगेगा। ठीक, यदि अपने समय के प्रत्येक पल की चिंता मनुष्य रखे तो थोड़ी आयु को भी बहुत बढ़ा सकता है। कितना बहुत बढ़ा सकता है, जिससे वो 1 मास में कर सकेगा, जिसे वो 1 मास में कर सकेगा, कौन, मनुष्य। उसी को बहुतेरे, यानी उसी काम को बहुत से लोग जीवन भी नहीं करेंगे। जीवन भी क्या, जीवन दुर्ग या जीवन या नजर या पर्यंत। तो
उसी को बहुतेरे जीवन पर्यंत, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यानी जीवन पर्यंत मतलब क्या होता है, जीवन बीत जाने पर भी नहीं कर पाएंगे उस काम को, यदि उसका ध्यान उचित और उत्तम कृत्यों, यानी यदि उसका ध्यान उचित और उत्तम कृत्यों अर्थात कार्यों या कर्मों में निमग्न है, क्या मतलब डूबा है। अगर किसी मनुष्य का जो है ध्यान उचित और उत्तम कार्यों में डूबा है तो समय सुख से व्यतीत करता, नहीं तो बहुतेरे का भारभूत सा हुआ रहता है, यानी तीसरे रिक्त स्थान की पूर्ति तीसरे क्वेश्चन के विकल्पों में से करना होगा। यानी इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है तो समय सुख से व्यतीत करता, नहीं तो बहुतेरों का क्या होता है, भारभूत सा हुआ रहता है। क्या हुआ रहता है, जीवन या गाड़ी या चौखट या नदी। तो ना गाड़ी होता है ना चौखट ना नदी, क्या जीवन, यानी क्या होता है इसमें, यहाँ पर क्या भरना होगा, जीवन, कि बहुतेरे का जीवन भारभूत सा हुआ रहता है। ठीक, दिन रात जमहाते बिताना उनकी दीर्घ सूत्रता, यानी उनकी टाल मटोल, यानी काम को लंबा जो है टालने के लिए दीर्घ सूत्रता और रात दिन के बर्ताव को, यानी बर्ताव बहुत करते हैं ऐसे लोग, देखने से यही जान पड़ेगा कि मानो ये अपने को अमर समझे हुए हैं कि आज नहीं कल करेंगे, और दीर्घ सूत्री मतलब अपने काम को टाल देते हैं। बहुतेरे जो बहुत से लोग हैं खूब खाकर पेट पर हाथ फेरते हुए पान कूचते तकिया आश्रय ले पलंग पर जा सो जाते हैं और 12-14 घंटा अपना समय नींद में खोते हैं। वैद्यों और डॉक्टरों का मत है कि 6 घंटा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियमित सोना उपयुक्त, या नियमित सोना क्या है, उपयुक्त, यानी चौथे रिक्त स्थान की पूर्ति चौथे विकल्पों में से उपयुक्त रहेगा या उपयुक्त है या उपयुक्त ही या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त है। कितने, 6 घंटा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियमित सोना उपयुक्त है, यानी सोना कितना चाहिए, 6 घंटा। और यहाँ पर चौथे रिक्त स्थान की पूर्ति कौन सा विकल्प करता है, विकल्प चौथे का जो है दूसरा करता है, यानी है। यदि इतना ही सोने का अभ्यास किया जाए, यानी कितने घंटे, 6, तो कितना समय बच सकता है। अधिक सोने से केवल समय हानि ही नहीं होती, शरीर के जितने अवयव हैं, मतलब शरीर के जितने भी अंग हैं, शिथिल और अयोग्य हो जाते हैं, और 12 घंटे सोने के बाद उतनी ही व्याकुलता और आसक्तता कार्य करने में होती है। शरीर और पांचवें रिक्त स्थान की पूर्ति पांचवें क्वेश्चन से, शरीर जन या वन या कल या मन। तो शरीर और मन, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मन, यानी तीसरे की पूर्ति थर्ड करेगा, ना कि पहला, जन ना कि वन ना कि कल, कौन करेगा, मन करेगा, कि शरीर और मन दोनों को इससे हानि पहुंचाती है। फिर खाने के पश्चात तुरंत सो जाने से आलस, हाड़फूटन, अपच, गलांता, शिरोवस्था होती है। यद्यपि नींद झटपट आ जाती है, लेकिन खाने के तुरंत बाद सोने जब चले जाते हैं, इसमें बताया गया है, तो नींद झटपट आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से आप सभी लोगों को अपने क्वेश्चन करना होगा, आप सभी लोगों को अपने क्वेश्चन को, और जो ऑप्शन हमारा राइट होगा वही जो है हमारा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। यहाँ पर क्या दिया है, स्वाधीन। स्वाधीन का क्या पूछा गया है, विलोम। स्वाधीन का क्या पूछा गया है, विलोम। तो स्वाधीन का क्या विलोम, व्याधीन होता है, तो स्वाधीन का विलोम व्याधीन नहीं होता है। व्याध, व्याध अर्थात व्याधीन मतलब व्याध, व्याध मतलब रोग, रोगी, अर्थात अगर एक मायने में इसका देखा जाए तो इसका विलोम आप सभी लोग स्वास्थ्य मान सकते हैं। ठीक, याचक, याचक का विलोम होता है भिखारी, अर्थात भीख मांगने वाला, तो याचक उसे कहते हैं। इसका जो विलोम हो जाता है दाता, ठीक, ना कि स्वाधीन। और यहाँ पर गुलाम, गुलाम का जो विलोम हो जाता है आजाद या स्वतंत्र, क्या, आजाद या स्वतंत्र। तो यहाँ पर बचा, यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन, यानी स्वाधीन, अपने अधीन, पराधीन, पराधीन मतलब पर अधीन, दूसरे के अधीन। तो इस क्वेश्चन का हमारा विकल्प थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी पराधीन। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यहाँ पर लिखा है जो छेदा ना जा सके, जो छेदा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अछेद या अछेद या अछेद या छिद्रित। तो जो छेदा ना जा सके, यहाँ पर अछेद इस तरह से या लिखा जाता है, या अछेद इस तरह से। ठीक, तो जो छेदा ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, ना अछेद कहते हैं, ना अछेद कहते हैं, ना छिद्रित क्या कहते हैं, अछेद, क्या कहते हैं, अछेद। यानी हमारा ये जो विकल्प सेकंड है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नांकित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है,
कि अक्ल पर पढ़ना। तो अक्ल पर क्या पढ़ना? इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए इन विकल्पों में से सर्वोचित विकल्प कौन सा होगा? ओला पढ़ना या बालू पढ़ना या ईंट या पत्थर? तो अक्ल पर ना ओला पढ़ना होता है ना बालू, क्योंकि आप सभी लोगों ने मुहावरा सुना ही होगा, ना ईंट पढ़ना होता है। क्या? अक्ल पर पत्थर पढ़ना, अर्थात जो है बुद्धि जो है काम ना करना, अर्थात बुद्धि जो है खत्म हो जाना। तो ये हो जाता है अक्ल पर पत्थर पढ़ना, हमारा विकल्प चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर और सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या दिया है इसमें? इस प्रश्न, फिर रिक्त स्थान है, फिर लिखा है उत्तर लिखिए। तो इस प्रश्न उत्तर लिखिए, तो जो दिया गया वाक्य है इसके रिक्त स्थान के लिए विस्तृत का विलोम शब्द चुनिए। यानी इस रिक्त स्थान के लिए क्या चुनना है? यानी आप सभी लोग को क्या बताना है? सीधा सीधा विस्तृत का विलोम शब्द। तो विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है? क्या संक्षिप्त या समीक्षात्मक या सूक्ष्म या सरल? तो विस्तृत का जो विलोम समीक्षात्मक तो होता नहीं है, सूक्ष्म का विलोम आप सभी लोगों को पता होगा कि स्थूल होता है, सरल का विलोम जो है कठिन होता है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर जो विस्तृत का जो विलोम पूछा गया है, तो विस्तृत का जो विलोम हो जाता है क्या? संक्षिप्त हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा सबसे सटीक और सबसे राइट आंसर विकल्प फर्स्ट हो जाएगा, ना कि दूसरा, ना कि तीसरा, ना कि चौथा। ठीक, तो इस प्रश्न का जो है संक्षिप्त में उत्तर लिखिए, यानी विस्तृत का जो विलोम क्या हो जाता है? संक्षिप्त। इस क्वेश्चन का हमारा जो विकल्प फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से मेल का विलोम नहीं है। यहाँ पर मेल का विलोम पूछा है, तो मेल का विलोम कौन सा नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है, मेल का विलोम नहीं है। तो क्या यहाँ पर मेल का विमेल विलोम नहीं है, या मैत्री या अनबन या वैमनस्य? तो मेल का जो है विलोम बेमेल होता है इसलिए नहीं होगा, अनबन होता है इसलिए नहीं होगा, वैमनस्य होता है इसलिए नहीं होगा, क्योंकि क्या पूछा गया है? मेल का विलोम नहीं है। तो ये जो तीनों है मेल की क्या है? विलोम है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर मेल का विलोम मैत्री अर्थात मित्र, तो ये मेल का विलोम नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर विकल्प सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त तद्भव शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण करें। उपयुक्त कौन सा शब्द चुनना है? तद्भव शब्द चुनना है। तद्भव शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण करें। जैसे यहाँ पर नीचे कौन सा वाक्य दिया है? कृपया मेरे बेटे को अपना फिर रिक्त स्थान है दीजिए। कृपया अपने बेटे को, सॉरी, कृपया मेरे बेटे को अपना दीजिए। तो आशीष यहाँ पर क्या है? सभी आशीष ही लिखे हैं, लेकिन इसमें क्या है? कुछ वर्तनी से संबंधी अशुद्ध शब्द हैं और कुछ जो है तत्सम शब्द हैं। तत्सम तद्भव भी पहचानना होगा और वर्तनी से संबंधित जो है शुद्धि यहाँ पर पहचानना होगा इस क्वेश्चन में। तो और यहाँ पर किस शब्द से भरना होगा? तद्भव, यानी तद्भव शब्द से भरना होगा। आशीष का तद्भव क्या होता है? तो यहाँ पर ये आशीष जो लिखा है, क्या ये तद्भव शब्द है, या ये आशीष, या ये आशीष, या चौथे वाला आशीष? तो यहाँ पर जो चौथे वाला आशीष लिखा है ये वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर जो ये आशीष लिखा है सेकंड, ये भी वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा है, इसलिए ये आशीष नहीं होगा। आशीष जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द थर्ड विकल्प में दिया है, थर्ड विकल्प में दिया है, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। लेकिन ये क्या है? एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? एक तत्सम शब्द है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया था? पूछा क्या गया था? तद्भव शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण करें। ठीक, तो यहाँ पर तत्सम शब्द, यानी तत्सम का जो है इसका जो है तद्भव आशीष होता है, आशीष होता है। ये क्या है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव आशीष होता है, इसलिए ये तीसरा विकल्प हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक, तो इसका जो है आशीष का जो तद्भव शब्द, यानी अर्थात ये जो विकल्प फर्स्ट है ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, आशीष का तद्भव शब्द है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो है हमारा सबसे सटीक आंसर विकल्प फर्स्ट हो जाएगा। कृपया मेरे बेटे को अपना आशीष दीजिए, यानी विकल्प फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि ये आशीष का क्या है? तद्भव है, और ये आशीष का तत्सम है और शुद्ध वर्तनी आशीष है। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित जो विकल्पों में से कौन सा जो है वाक्य एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? जैसे यहाँ पर दिया है, उसकी दुरावस्था देखकर दया आ गई। यहाँ पर लिखा है, वो नूपुर बांध कर चल पड़ी। नूपुर अर्थात घुंघरू। दुरावस्था, तो ये दुरावस्था भी सही लिखा है। आप सभी लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आप सभी लोगों के पेपर में पूछ सकता है कि दुरावस्था वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है सही है। तो ये सही है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि अशुद्ध पूछा है। यहाँ पर नूपुर, नूपुर अर्थात घुंघरू, तो ये भी जो है
ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसलिए नहीं होगा। सेठ के पास बहुत संपत्ति है, तो ये संपत्ति भी जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसलिए भी नहीं होगा। यानी इसमें जो है किसी में जो है वर्तनी से संबंधित जो है अशुद्धि नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चौथा वाला विकल्प दिया है वो किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो हस्तक्षेप नहीं बल्कि हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? हस्तक्षेप होता है, ना कि हस्ताक्षेप। क्या होता है? हस्तक्षेप होता है, ठीक, हस्तक्षेप होता है ना कि हस्ताक्षेप। इसलिए ये जो वाक्य यानी चौथा जो विकल्प है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो इसलिए हमारा ये जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प चौथा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित वाक्य में प्रयोग किए गए रेखांकित शब्द का सही पर्याय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है? दिवाली के दिन दीपक की रोशनी से सभी घर जगमगा उठते हैं। यहाँ पर रेखांकित कौन सा शब्द है? दीपक। अर्थात इसमें क्या पूछा गया है? दीपक का पर्याय अर्थात पर्यायवाची, यानी दीपक का पर्याय किस विकल्प में है? या यहाँ पर लिखा ही है, पूछ देख लीजिए कि रेखांकित शब्द का सही पर्याय ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द का सही पर्याय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित कौन सा शब्द है? दीपक। तो दीपक का सही पर्याय कौन सा है इन विकल्पों में से? क्या लालटेन या चिराग या अगरबत्ती या मोमबत्ती? तो दीपक का पर्याय मोमबत्ती तो होता नहीं है, ना अगरबत्ती होता है, ना लालटेन होता है। दीपक का पर्याय चिराग होता है, या दिया जिसे हम लोग कह सकते हैं। चिराग, दिया, या ज्योति, या ज्योति, या जिसे प्रदीप, प्रदीप। तो ये सभी किसके हैं? दीपक के पर्याय हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो विकल्प सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य। यहाँ पर विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण जो होता है चार टाइप का होता है। कौन सा? एक गुणवाचक होता है, दूसरा परिमाणवाचक होता है, तीसरा संख्यावाचक होता है, चौथा सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है विशेषण चार टाइप का होता है, हमने आप सभी लोगों को बता ही दिया। चार टाइप का होता है। कितने? चार टाइप का होता है। पहला गुणवाचक है पहला। दूसरा संख्यावाचक, कौन सा? संख्यावाचक। और तीसरा है परिमाणवाचक, जो माप तोल से संबंधित जो है बोध कराता हो, परिमाणवाचक। चौथा जो है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। ये चार टाइप के विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर जो गुणवाचक विशेषण होता है, जो गुण का बोध कराता हो, किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द के गुण का जो है बोध कराता हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसी तरह से संख्यावाचक जो संख्या का बोध कराता हो, इसमें भी दो टाइप के होते हैं, निश्चित एवं अनिश्चित। जो निश्चित संख्या का बोध कराता हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो अनिश्चित यानी जिसका जो है निश्चित संख्या ना हो, उसे अनिश्चित जो है संख्यावाचक विशेषण का नाम देते हैं। इसी तरह से परिमाणवाचक जो नाप तोल से संबंधित यानी माप तोल से संबंधित जो है संज्ञा सर्वनाम का जो है विशेषता बताता हो, तो उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। इसी तरह से सार्वनामिक विशेषण, अर्थात सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम होते हुए भी जो है विशेषता बताते हैं किसी का, तो सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह कमीज मेरी है। क्या? यह कमीज मेरी है। तो यहाँ पर जो है कमीज क्या है? संज्ञा है। यहाँ पर कमीज की विशेषता कौन बता रहा है? ये है। अर्थात यह जो है सर्वनाम भी है, लेकिन यहाँ पर जो कार्य कर रहा है अर्थात कमीज, यह कमीज अर्थात यह कमीज, यानी यहाँ पर जो यह लिखा है यह सर्वनामिक विशेषण की तरह जो है व्यवहार कर रहा है, ना कि सर्वनाम। तो इसलिए ये जो है वाक्य यानी यहाँ पर जो यह लिखा है यह सर्वनामिक विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसमें जो लिखा दिया है, यह दूध कितना दुबला है। सेकंड विकल्प है यह ताजा पनीर है। चौथा है मनोज ने नीली कमीज पहनी। शिखा ने नया मकान खरीदा। यहाँ पर नया है, नीली है, ताजा है, अर्थात ये कौन से हो जाएंगे विशेषण? ये गुणवाचक विशेषण। और इसमें जो है सही जो है प्रयोग किया गया है, यानी निम्नलिखित में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य। यहाँ पर यह शुद्ध वाक्य विशेषण की दृष्टि से, तो इसलिए नहीं होगा, क्योंकि शिखा ने नया मकान खरीदा, ये गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है इसलिए शुद्ध है, तो इसलिए नहीं होगा। मनोज ने नीली कमीज पहनी है, यहाँ पर भी नीली जो है गुण को जो है दर्शाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ताजा भी जो है गुण को दर्शाता है, इसलिए भी नहीं होगा। यहाँ पर जो पहला विकल्प है, यह दूध कितना दुबला है,
ये दूध कितना दुबला है। यहाँ पर जो दुबला नहीं होना चाहिए बल्कि पतला हो जाना चाहिए तो भी हो जाता, क्योंकि पतला दूध जैसे गाढ़ा होता है, पतला होता है, तो वो भी क्या हो जाता है, पतला होता तो हो जाता। तो इसलिए ये जो है यहाँ पर जो कितना पतला, अर्थात पतला यानी किसी गुण का जो है बोध करा रहा है कि दूध पतला है या गाढ़ा है। तो यहाँ पर अगर जो पतला होता तो ये भी सही हो जाता। इसलिए ये विशेषण से की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, यानी विकल्प फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है पूछा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो किस में भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर क्या एटलस में या ममत्व में या गर्मी में या घबराहट में? तो भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? घबराहट। घबराहट जो है गर्मी हो, और ममत जो है ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है, अर्थात घबराहट। घबराहट मतलब घबराहट कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर घबराहट हमें महसूस होती है, अर्थात जो महसूस होता है उसे हम लोग है क्या, भाववाचक संज्ञा का नाम देते हैं। गर्मी हमें महसूस होती है, ममत तो दिखता नहीं है, ममत दिखता नहीं बल्कि हमें महसूस होता है। तो इसलिए ये जो तीनों शब्द हैं क्या है, भाववाचक संज्ञा हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा। लेकिन एटलस, एटलस एक मानचित्र भी होता है, इसलिए यहाँ पर एक संज्ञा यानी अर्थात ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, ना कि भाववाचक। इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा विकल्प फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। यहाँ पर एक वाक्यांश दिया है, कई भाषाएं बोलने वाला। कई भाषाएं बोलने वाले के लिए सार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? क्या त्रिभाषी या अल्पभाषी या द्विभाषी या बहुभाषा भाषी? तो त्रिभाषी मतलब तीन भाषा बोलने वाला, तो ये तो होगा नहीं। अल्पभाषी, अल्पभाषी मतलब अल्प मतलब कम, भाषी मतलब बोलने वाला, तो अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, तो ये तो होगा नहीं। द्विभाषी मतलब दो भाषा बोलने वाला। बहुभाषा भाषी, बहुभाषा भाषी अर्थात बहुभाषा, बहुभाषा भाषी का मतलब होता है बोलना, क्योंकि अल्पभाषी कम बोलना। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया गया है? बहुभाषा भाषी। अगर यहीं पर लिखा होता बहुभाषी, तो बहुभाषी का अर्थ होता है बहुत बोलना, लेकिन कई भाषा बोलना यहाँ पर दिया गया है, तो बहुभाषा अर्थात कई भाषा भाषी अर्थात बोलना, यानी कई भाषा बोलना। ये विकल्प चौथे में इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द यही होगा, बहुभाषा भाषी, यानी कई भाषाएं बोलने वाले के लिए क्या हो जाएगा एक सार्थक शब्द? बहुभाषा भाषी। फिर यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। यहाँ पर एक वाक्य दिया है, उन्होंने हिमालय की शिखर पर भारत का ध्वज फहराया। तो यहाँ पर जो है इस वाक्य के किस भाग में जो है अशुद्धि है, इसका चयन करना है, या शिखर पर, या उन्होंने हिमालय की, या ध्वजा फहराया भारत का। तो यहाँ पर भारत भी सही है इसलिए गलत हो जाएगा, ध्वजा फहराया, ध्वज फहराया ये भी सही है इसलिए गलत हो जाएगा, शिखर पर ये भी सही है गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो विकल्प शिखर लिखा है उन्होंने हिमालय की, तो यहाँ पर गलती क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है उन्होंने हिमालय की, तो यहाँ पर जितने भी कितने जितने भी जैसे जितने भी पर्वत पर्वत हो गए, नक्षत्र हो गए, ग्रह, नदी, ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी कैसे होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। कैसे? ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? पुल्लिंग शब्द। लेकिन नक्षत्र में अगर अपवाद भी है, नक्षत्र में जैसे एक पृथ्वी जो है, पृथ्वी कैसे शब्द है? एक स्त्रीलिंग। और यहाँ पर जो है नदी में तीन नदियों के अपवाद हैं, जैसे सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ये जो तीनों नदियां हैं, और ये पृथ्वी जो एक ग्रह है, ये स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग संबंधी शब्द हैं। ठीक, तो यहाँ पर बाकी जितने भी पर्वत, नक्षत्र, ग्रह, नदी होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे पर्वत यानी हिमालय एक पर्वत है, तो ये भी पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने उन्होंने हिमालय की, यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? की। यहाँ पर जो की शब्द है, की जो है हिमालय, हिमालय को स्त्रीलिंग बता रहा है कि जो हिमालय स्त्रीलिंग है। ठीक, यानी हिमालय के होना चाहिए ना कि की, क्योंकि हिमालय जो है पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर हिमालय के होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हिमालय के, ना कि हिमालय की, क्योंकि तभी तो ये पुल्लिंग के लिए क्या प्रयोग होता है? के, ना कि की होगा। की स्त्रीलिंग, जब जहां कहीं पर स्त्रीलिंग का बोध कराना होता है तब वहां पर की का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने हिमालय के, क्या उन्होंने हिमालय के शिखर पर भारत का ध्वज लहराया। तो इसलिए ये हमारा जो है अशुद्ध भाग है, इसलिए हमारा राइट आंसर विकल्प सेकंड हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प सेकंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि नरेश स्वयं ना आया तो अपने पुत्र को भेजेंगे। यहाँ पर जो लिखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए
कौन सा एक उचित संयुक्त वाक्य होगा। यहाँ पर जो इस वाक्य के लिए पूछा क्या गया है, इस वाक्य के लिए इन विकल्पों में से कौन सा एक उचित संयुक्त वाक्य होगा, कौन सा होगा। तो यहाँ पर लिखा है तो नरेश अपने पुत्र को भेजेगा स्वयं आएगा, ये तो उल्टा पुल्टा लिखा है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। यहाँ पर अपने पुत्र को भेजोगा गा तो नरेश स्वयं आएगा, तो ये भी गलत है। स्वयं आएगा या अपने पुत्र को भेजेगा नरेश, तो ये भी गलत ही लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर वैसे ही देखने में लग रहा है, या तो नरेश स्वयं आएगा या अपने पुत्र को भेजेगा। ठीक, तो ये जो है इस वाक्य का संयुक्त वाक्य जो है होगा, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य विकल्प चौथा होगा। जो वाक्य होता है इस तरह का जो है 3 टाइप का होता है, जैसे हमने आप सभी लोगों को कई बार बताया। एक सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विदेशज शब्द से करें। जैसे लिखा है, रीमा अपने गांव में पहली महिला डॉक्टर बनी है जो सारी लड़कियों के लिए एक है। क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति विदेशज शब्द से करना है। क्या है, मिसाल या फसाद या कम या तारीफ। तो यहाँ पर फसाद और तारीफ जो है एक कौन से शब्द हैं, तद्भव शब्द है। कम एक तत्सम शब्द है, ये तो तीनों होगा नहीं। यहाँ पर जो एक मिसाल शब्द है, मिसाल एक कैसा शब्द है, एक विदेशज शब्द है, और इस रिक्त स्थान की पूर्ति मिसाल ही करेगा, ना इन तीनों शब्दों में से कोई शब्द करेगा। ठीक, तो अगर आप सभी लोग वैसे ही रखकर देखेंगे तो यही मिसाल ही जो है इसका जो है भावार्थ सही देगा। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर विकल्प फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है गद्यांश के हैं, तो यहाँ पर लिखा है गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। क्या लिखा है, गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। जैसे लिखा है, दूसरा गद्यांश है, प्रत्येक शिफ्ट में जो है कितने गद्यांश पूछे जाते हैं, एक गद्यांश। तो इसी तरह से आज का हमारा दूसरा गद्यांश है, और उसी तरह से जो है 5 रिक्त स्थान दिए हैं, और पांचों रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 5 क्वेश्चन दिए गए रहते हैं। इन 5 क्वेश्चनों में प्रत्येक क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए होते हैं। 4 विकल्पों में से जो सबसे उचित विकल्प होता है उससे इस रिक्त स्थान की पूर्ति करना होता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, अशोक ने धर्म स्वीकार किया। तो अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था, जैन का या पारसी का या हिंदू का या बौद्ध का। तो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, यानी इस रिक्त स्थान की पूर्ति बौद्ध करेगा कि अशोक ने किस धर्म का स्वीकार किया था, बौद्ध का। फिर आगे लिखा है, अपनी प्रजा का संतान के समान पालन पोषण किया। मतलब अपनी प्रजा का संतान के समान पालन पोषण किया। उनका हृदय से भर गया था, किससे, क्या उनका हृदय, दूसरे रिक्त स्थान की पूर्ति दूसरे क्वेश्चन से, तो उनका हृदय क्या क्रोध से या ईर्ष्या से या विद्रोह या दया। तो उनका जो है हृदय दया से भर गया था, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, दया। उनका हृदय किससे भर गया था, दया से। फिर आगे क्या लिखा है, पशु पक्षियों के प्रति वो दया का व्यवहार करते थे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रसार के लिए उन्होंने अनेक बनवाए, क्या बनवाए, महल या किले या स्तूप या सड़क। तो उन्होंने अनेक क्या बनवाए, स्तूप बनवाए। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प सेकंड हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के किसके लिए प्रचार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, न निर्माण न विध्वंस न कल्याण, क्या, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा, विदेश भेजा। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को शिलाओं, स्तंभों, लाटों पर अंकित करवाया। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अंकित चक्र को कहाँ से, गया से या तक्षशिला से या सारनाथ से या पाटलिपुत्र से। तो सारनाथ से, यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अंकित चक्र को सारनाथ यहाँ पर भरना होगा। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक महान के कार्य अपने युग से बढ़ कर थे, उन्हें युग पुरुष कहना सर्वथा उचित होगा। तो इस तरह से आप सभी लोगों को अपने रिक्त स्थान की पूर्ति करना होगा। और ये आज का हमारा क्वेश्चन जो है खत्म हो चुका है। अब हम आप सभी लोगों से अपने अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।